हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर इकट्ठे आप लाइव ये सेशन देख रहे हैं। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, कुछ नए जुड़ने वालों को बता दूं, मॉडर्न इंडिया ये इंडियन हिस्ट्री का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हम इसकी एक सीरीज में लेकर आई थी जिसमें हम डेली क्लास में कुछ ना कुछ सीखेंगे जो हमारी हेल्प करेगा जब हम किसी भी किताब को उठा के पढ़ेंगे और खासकर उस पोर्शन को पढ़ेंगे। तो आज का टारगेट है एक बहुत फेमस इंसिडेंट जो नेगेटिव एक इम्पैक्ट लोगों के दिमाग पर छोड़ कर गया और न जाने कितने सारे इंडियंस उस ज़माने में, खासकर भगत सिंह जैसे जिनकी उम्र महज उस टाइम पर 13 साल की थी, प्रभावित हुए ऐसे एक कांड से जिसे कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब ये जलियांवाला क्या है, इसके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले आप ये देख पा रहे हैं पिक्चर, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का मेमोरियल है। कहीं पर भी जब कोई बड़ा इंसिडेंट, बड़ी घटना होती है तो उसकी याद अगली पीढ़ियों तक रहे कि भाई ऐसा हुआ था, हम लोगों को ऐसे ही ये भारत की आज़ादी नहीं मिली, न जाने कितने लोगों ने शहादत दी है। तो उसी की मेमोरी में ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था उसका मेमोरियल। ठीक है, चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं और आज हम बातचीत करेंगे इन सब इंसिडेंट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं कि जलियांवाला का नाम जलियांवाला क्यों है। जल्ली नाम के एक आदमी की प्रॉपर्टी थी ये, बाद में जाके ये एक बाग बना और फिर इसमें लोग जो है इकट्ठा होने लग गए, सभाएं करने लग गए, ढेरों पेड़ थे, हरियाली थी। तो आसपास का जो रिहायशी इलाका था वहाँ से लोग, यहाँ जैसे आज अगर देखें तो लोग वॉक करने जाते हैं, तब लोग ऐसे इकट्ठे होके चले जाया करते थे। तो एक बड़ा सा बाग था, जल्ली नाम के आदमी के कारण इसका नाम पड़ा जलियांवाला बाग। अब इस बाग की एक खास बात ये थी, आसपास रिहायशी इलाका था, इसकी जो एंट्री थी बहुत ही कंजस्टेड सा एक रास्ता था, संकरी सी, बहुत संकरी सी एक गली में से होकर इसका मेन गेट खुलता था। और भी इसके गेट थे लेकिन वो बंद रहा करते थे और यहाँ से निकलने और बाहर जाने का, आने का सिर्फ एक रास्ता था। अब ये घटना है, एक्चुअली इस घटना के पीछे चलते हैं 3-4 दिन पहले या उससे भी थोड़ा पहले। 1914 से 1918 आप लोगों ने सुना होगा, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। इस वर्ल्ड वॉर में भारत की तरफ से भारत ने अपने लड़के, जो हमारे वीर ताकतवर लड़के थे, खासकर पंजाब हरियाणा की बेल्ट के, क्योंकि जलियांवाला है इसलिए मैं पंजाब को कंसर्न लेके बता रही हूँ, तो इस बेल्ट के और भी बहुत सारे भारत के अलग अलग हिस्सों के लड़कों को कहा गया कि तुम अंग्रेजों पे मुसीबत आई है, वर्ल्ड वॉर है, इनकी मदद करो और जाके फौज में भर्ती हो जाओ। हरियाणा, पंजाब और यूपी और इस पूरी बेल्ट से ढेरों लड़के जाके फौज में भर्ती हो गए। क्यों? ताकि फौज में एक दमदार सोल्जर्स की, इन लोगों को आर्मी मिल जाए और ये विदेशों में जहां लड़ रहे हैं वहां इनको एक ताकत, मजबूती वाली ताकत महसूस हो। सोचो, इंडिया के लोग शहीद होने चल पड़े अंग्रेजों की साख के लिए। कोई बात नहीं, कहा क्या गया था कि अगर हम इनकी मदद कर देंगे तो आने वाले टाइम में जब ये युद्ध रुकेगा तो ये बहुत अच्छे ढंग से हमारे साथ व्यवहार करना शुरू करेंगे। शायद इसी उम्मीद में महात्मा गांधी जब 9 जनवरी 1915 को इंडिया वापस आए दक्षिण अफ्रीका से, तो उन्होंने भी ये कहा कि इंडिया का जो यूथ है, जो हाइट हेल्थ में अच्छा है, उसे जाके फौज में अंग्रेजों की मदद करनी चाहिए। गांधी जी के कहने के कारण मान लो, या वैसे भी एक उस टाइम पे एक लहर चली थी, सबके मन में आया कि ठीक है भैया, अपने बेटों को फौज में भेज दें। हजारों हजारों लड़के शहीद हो गए इस देश की, ब्रिटेन की साख को वर्ल्ड वॉर में बनाए रखने के चक्कर में। उसके बाद हमें फील हुआ कि शायद अब अंग्रेजों का रवैया हमारी तरफ बदलेगा, पर हुआ उल्टा। अंग्रेजों की सभा में ब्रिटेन में एक रूल बना दिया गया और उन्होंने कहा कि इंडिया में ना आजकल जो यूथ है ये बड़ी क्रांतिकारी और इस तरह की षड्यंत्रकारी टाइप की नीतियां बना रहा है। क्रांतिकारी तो फिर भी इज्जत का शब्द था, षड्यंत्रकारी और गलत तरीके से नीतियां बना रहा है, जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको फोकस में करके। और ऐसा एक कानून बनाया जाना चाहिए ताकि ये लोग इन नीति, जब ये प्लानिंग करें तो इनके ऊपर हम तुरंत से एक्शन ले सकें। और इसी चक्कर में अंग्रेजों के देश से एक नियम बन के आया, एक कानून बन के आया, जैसे हमने कहा काला कानून, वहां पे जिसने वो एक सजेशन दिया था उस आदमी का नाम था सिडनी रॉलेट। तो उस एक्ट का नाम पड़ गया रॉलेट एक्ट। नाम तो बहुत लंबा चौड़ा था, इंग्लिश में शब्दों का बहुत लंबा कॉम्बिनेशन था। टारगेट था इंडिया के उभरते हुए यंग नौजवान क्रांतिकारी लड़कों को निकलने से पहले दबोच के खत्म कर देना। तो ये कहलाया हमारे लिए रॉलेट एक्ट। अब क्योंकि ये सिडनी रॉलेट ने दिया है तो नाम पड़ गया रॉलेट एक्ट। इस एक्ट में क्या प्रावधान था कि अंग्रेज सरकार जिसको चाहे, जब तक चाहे, किसी भी बिना कारण बताए
उसको पकड़ के जेल में बिना उस पर मुकदमा चलाए उसको 2 साल, पहले तो था कि अनलिमिटेड टाइम, फिर कर दिया था 2 साल। उसके पेरेंट्स को ये नहीं पता होगा कहाँ है वो लड़का, किस जेल में है, ना कोई अपील सुनी जाएगी, ना कोई वकील कुछ कर सकता, ना कोई दलील चलेगी। यानी बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। हम इंडियंस ने इसका खुला विरोध किया। विरोध करने के लिए महात्मा गांधी भी सामने आए, बड़े बड़े लीडर्स। विरोध के बावजूद भी पंजाब की बेल्ट के 2 बड़े लीडर्स पकड़ लिए गए, एक सैफुद्दीन किचलू और एक डॉक्टर सत्यपाल। सत्यपाल आप नाम से समझ गए हिंदू, और सैफुद्दीन किचलू मुस्लिम। यानी हिंदू मुस्लिम एकता उस टाइम पर बढ़िया सामने निकल कर आ रही थी, और अंग्रेजों का टारगेट था इस एकता को कुचल देना। तो उन्होंने 2 बड़े लीडर उठा लिए, दोनों पंजाब की बेल्ट में एक्टिव थे। इन दोनों को अंदर कर दिया गया इसी कानून में, रॉलेट एक्ट में। इसका मतलब अब ये पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ बंद हैं, कैसे इनको टॉर्चर कर रहे हैं, क्या इन पे केस लगेगा, कुछ नहीं पता। इस बात का विरोध करने के लिए 10 अप्रैल की घटना है ये, 10 अप्रैल 1919 को कुछ लोग इकट्ठे होके बहुत शांतिपूर्वक तरीके से डीसी के आवास के बाहर गए। उस जमाने में जो, जैसे आज आईएएस ऑफिसर किसी जिले का मुखिया होता है, उस जमाने में भी इस तरह से कमिश्नर्स हुआ करते थे। तो जैसे ये मान लीजिए डीसी कह लेते हैं हम, ताकि आप समझ पाए इस बात को। तो डीसी के घर के बाहर जाके कुछ लोग बड़े शांतिपूर्ण ढंग से थोड़े थोड़े नारेबाजी कर रहे थे, कोई ऐसा कोई हड़कंप नहीं मचा था। डीसी ने 1-2 आदमियों को भेजा कि भाई इनको भगाओ यहाँ से। नहीं भागे, वो विरोध कर रहे थे कि जी आपने हमारे सत्यपाल जी को और सैफुद्दीन किचलू को क्यों पकड़ लिया, हमें कारण तो बताओ, कहाँ बंद है, हमें मिलने दिया जाए, हमारा वकील जाके बात करेगा। तो उन लोगों ने क्या किया, जैसे बातचीत की तो ये नहीं गए वहां से, अंदर से ऑर्डर आया फायरिंग कर दो, उन्होंने फायरिंग कर दी। 1-2 आदमी वहां मर गया। ये कोई हथियार लेके नहीं गए थे, ये कोई वहां दंगेबाजी नहीं कर रहे थे, ना वहां कोई चीख चिल्लाहट थी। उसके बावजूद निहत्थे लोगों पर, जनता को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों को गोलियां चला के मार दिया गया। ये बात देखने में तो 1-2 आदमी के मरने की बात है, लेकिन बेटा ये बहुत बड़ा कांड बनेगी। अब 10 तारीख की उन लोगों की मौत के कारण लोग और गुस्से में आ गए। 11 और 12 तारीख को पंजाब में छुटपुट घटनाएं ऐसी हुई जिनमें गोरों को मार दिया गया, अंग्रेजों का मर्डर कर दिया। हालात खराब होते नजर आए और ऐसा लगा अंग्रेजों को कि कहीं 1857 की क्रांति वाले इंसिडेंट रिपीट ना हो जाएं, क्योंकि शुरुआत हमेशा एक चिंगारी से होती है। तो उन लोगों ने ये कहा कि इस एरिया में ये एक्टिविटी जहां बढ़ रही है, अमृतसर के आसपास, यहाँ मार्शल एक्ट लगा दो, यानी सेना का नियम। सेना का नियम जब लगता है ना, तो उसका मतलब होता है कि पूरा एरिया में कर्फ्यू लग जाएगा और पूरी सड़कों पे आपको सेना ही सेना दिखाई देगी। यानी लोगों का घर से निकलना बंद, और कहीं भी 4 लोग खड़े हैं तो उनको परमिशन नहीं होगी कि कहीं भी कोई भी खड़ा है। मार्केट्स बंद करवा दिए जाएंगे, एक तरह से आप मान लीजिए कर्फ्यू लग जाएगा। अब आज का जमाना है सोशल मीडिया का, आप तुरंत में क्या चल रहा है कहाँ, तुरंत से आप जान सकते हैं। लेकिन उस जमाने में बेटा ऐसे रेडियो टीवी अखबार उतने कॉमन नहीं थे। रेडियो टीवी तो भूल जाओ, अखबार भी महीने में कहीं गाँव के आदमी के हाथ लग गया तो लग गया। तो अमृतसर में जो ये एरिया था, इस पूरे एरिया में कर्फ्यू लग गया और मार्शल एक्ट। गांव के लोगों को क्या पता। अब ये सोचो 10 तारीख को उन लोगों को मारा है डीसी के घर के बाहर, 11-12 तारीख को ये कलेश हुआ, 13 तारीख को त्योहार आता है। और आज भी हम जानते हैं कि जब फसल पक जाती है रबी की, जिसकी की मुख्य फसल है हमारा गेहूं, मेन खाद्य पदार्थ उत्तर भारत का गेहूं है, वैसे भारत का चावल है। तो जब गेहूं की फसल पक जाती है और कट जाती है, अपने घर पहुंच जाती है, तो किसान बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसकी साल भर की मेहनत जब इस तरह से घर पहुंचती है, मार्केट में जाता है, पैसे कमाता है, तो उसको अच्छा लगता है, वो भी खुश होता है। रिक्रिएशन का माध्यम होता था कि भैया मेले लगते थे। तो जब वो रबी की फसल कट के घर आ गई, 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार था। आप सब जानते हैं पंजाब हरियाणा की बेल्ट में बैसाखी इंपॉर्टेंट त्योहार है, क्योंकि इसी दिन पर 13 अप्रैल को ही जो अपना ये सिख संप्रदाय है ना, इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो 13 अप्रैल वैसे भी इंपॉर्टेंट है उस धर्म के लिए भी। और जैसे हम कह दें भाई हिंदुओं में जन्माष्टमी हो गया, या क्रिश्चियन लोगों में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो गया, तो उनके धार्मिक तौर पे देखें तो भी इंपॉर्टेंट दिन था 13 अप्रैल। और वैसे देखें तो त्योहार भी है, फसल कट के घर आई है, तो डबल खुशी थी। अब खुशी को आज इंसान क्या करता है, भाई अपनी सेल्फी खींच रहा है, अपनी वीडियोस पोस्ट कर रहा है, अपने स्टेटस लगा रहा है। तब ऐसा नहीं था, तब लोग खुशी को मनाते थे परिवारों के साथ, मेलों में जाते थे और पूरे साल के लिए अपनी शॉपिंग्स करते थे। तो इस तरह से गाँव से भर भर के ना जो भी उनके
जिनके पास बैलगाड़ी थी, साधन थे, पैदल जैसे तैसे लोग अपने परिवारों को लेकर, जिसमें बुजुर्ग माँ बाप थे, पत्नी थी, बहन थे, बच्चे थे, भाई बंधु थे, उनके परिवार थे, तो सब बड़ी खुशी का त्योहार मनाने के लिए, क्योंकि फसल कट के घर आई थी, जेब में पैसा था, किसान की खुशी तो वही होती है ना, तो वो अपने परिवारों को लेकर पहुंच गए वहां। और वहां फिर वो लोग घूमे फिरे मेला, और फिर जैसे थोड़ा इंसान अप्रैल को अगर याद करे, हल्की हल्की गर्मी होने लगती है, तो दोपहर के टाइम पर उनसे बस अमृतसर का गोल्डन टेम्पल जो है इससे थोड़ी ही दूरी पर था ये जलियांवाला बाग, तो लोग रेस्ट करने के लिए जलियांवाला बाग की तरफ चल पड़े। तब लोग आधे 1 किलोमीटर को चलना नहीं मानते थे आज की तरह, तब ये था कि 2 किलोमीटर भी चलना है तो कौन सी बड़ी बात है। तो वो वहां जाके उस बाग के नीचे, और बाग में पेड़ थे, वहां जाके फैमिलीज अपनी चादर लाई थी भैया, बिछा दी उस पे। अब एक एक परिवार में 15-15, 20-20 आदमी होते थे, वहां अपना लेट गए, कुछ खाना बांध के लाए थे, अपना खाना खा लिया। तो एक तरह से मान लीजिए रिक्रिएशनल एक्टिविटी थी वहां। थोड़ी देर में वहां क्या हुआ, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। अब ये किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। कुछ लोग एक्टिव थे जो राजनीति की नॉलेज रखते थे, हर आदमी तो राजनीति की नॉलेज नहीं रखता ना। अब वो जो राजनीति की नॉलेज रखते थे, उन लोगों ने वहां एक सभा रखी हुई थी। उस सभा में जो वो 2 बड़े लीडर पकड़े गए थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इनके पक्ष में वहां लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का टारगेट था। तो वहां ना ऐसे कहते हैं रोड़ी पड़ी हुई थी, ये पत्थर रोड़ी नहीं होती है, इसका एक ढेर था। तो वहां पे वो जो मेन लड़के थे जिनको की लोगों तक बात पहुंचानी थी, वो वहां उनके ऊपर खड़े हो गए। तो सोचो वो नॉर्मल जनता से थोड़े से ऊपर हो गए। आमने सामने वो 2-4 लड़के जो थे उनकी बात सुनने आए, 10-20 आदमी थे, वो तेज तेज बोलने लगे। अब उनके भाषण में देशभक्ति की बातें थी, राष्ट्रीयता की बातें थी, नेशनैलिटी की बातें थी। तो जो लोग वहां आराम कर रहे थे ना पेड़ों के आसपास, हर किसी का इंटरेस्ट होता है ना, भी क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो वो पेड़ों के वहां से उठ उठ के लोग अपने परिवारों के पास से, जिसका इंटरेस्ट था, वो धीरे धीरे उसका हिस्सा बनने लग गए। पहले 20 लोग खड़े थे, 10-20 आ गए, फिर 10-20 आ गए, फिर 20-30 आ गए, फिर 20-30। देखते 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 वो बहुत सारे, एक पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई। कहते हैं लगभग लगभग 2-2.5 हजार आदमी थे उस बाग में उस टाइम पर। अब ये बात वहां पे कोई इस तरह के चारों तरफ फैले ही होते थे, पुलिस के जो खास इस तरह के मुखबिर वगैरह थे, उन्होंने एक ने जाके वहां खबर कर दी कि आप लोग तो यहाँ कर्फ्यू लगा रहे हो, आप लोग तो मार्शल इसकी लॉ की बातें कर रहे हो, वहां देखो कितने हजार आदमी इकट्ठे हो गए। तो वहां पे फिर जनरल ओ डायर, एक माइकल ओ डायर, एक जनरल डायर, कई लोग इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं। जनरल डायर एक आदमी का नाम है, जनरल डायर, और एक आदमी है माइकल ओ डायर, दोनों का सरनेम एक जैसा है, लेकिन जनरल डायर अलग आदमी है, माइकल ओ डायर अलग आदमी है। जनरल डायर अपनी पूरी फौज लेकर, टुकड़ी लेकर फौज की, और 2 तोप भी लेकर, सोचो एक छोटे से बाग में इतनी कितने लोग मारने थे कि तोप भी ले चला। 2 तोप उठाई उसने, और अपने साथ सारी अपनी जो टुकड़ी थी इसके पास, जो इसके अंडर थे, उन सबको लेके अपनी जीप में बैठ के खुली में और चल पड़ा। अब वो पूरे दौड़, मैंने आपको बताया डिस्टेंस बहुत कम था, तो जल्दी ही वो वहां पहुंच गए, और पहुंच के उसी कंजस्टेड से रास्ते से जाके उसने अपनी वो वहां खड़ी करवा दी गाड़ी, जीप, और अंदर वो टुकड़ी भाग के अंदर घुस गई। उन्होंने चारों तरफ, जैसे बाग था इसमें, मान लीजिए यहाँ से वो टुकड़ी घुसी है, तोप रास्ते में ही अड़ गई, क्योंकि कंजस्टेड थी वो गली, तो तोप अंदर नहीं जा पाई। अगर जाती तो पता नहीं और कितना नुकसान करता ये, तो वो तोप अंदर जा ही नहीं पाई। ये जो अंदर गए सैनिक, ये सारे ऐसे खड़े हो गए। अब यहाँ वो ढेरी पे चढ़े हुए, रेत, इसकी मिट्टी की और रेती की और कंकरों की ढेरी पर यहाँ वो भाषण दे रहे हैं। यहाँ पब्लिक इकट्ठी हो रखी है, डिस्टेंस था थोड़ा सा, यहीं इसके आसपास पेड़ हैं जहां औरतें, बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं। सब लोगों को लगा कि क्या हुआ भाई, एकदम से ऐसे ये पुलिस वुलिस से क्यों आ गई, कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। जब तक उनकी कुछ समझ में आता, उन्हें कुछ भी टाइम नहीं दिया गया। और कहते हैं कि जैसे वो भोंपू आपने देखे होंगे, जनरल डायर ने उसको लेके घोषणा की कि तुम लोगों के पास 3 मिनट हैं, जिसको भागना है यहाँ से भाग जाओ। अब आप इमेजिन करो, एक आदमी मेंटली बिल्कुल फ्री है, उसके दिमाग में ये है ही नहीं कि मुझे एकदम से यहाँ से भागना है। वो बिल्कुल फ्री होके, उसका परिवार यहाँ कहीं पेड़ के नीचे अपनी चादर बिछा के, उसके बुजुर्ग माँ बाप लेटे हैं, उसका कोई 2 महीने का 3 महीने का बच्चे खेल रहे हैं, कोई 5 साल का बच्चा है पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, उसकी वाइफ, उसकी बहन, सब आराम कर रहे हैं। और उस आदमी को कानों में पड़ता है कि 3 मिनट में भाग सकते हो तो भागो। अब तुम इमेजिन करो 3 मिनट में कोई कैसे ही भागेगा, इम्पॉसिबल है। अकेला आदमी भी इतनी भीड़ में से निकल के कहां भागेगा, और गेट पे तो फिर सारी ये फौज खड़ी हुई है, यानी भागने का तो मौका ही नहीं दिया। और 3 मिनट के बाद तुरंत से ऑर्डर दिया फायर। फायर कहते ही इन लोगों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। अब इस भीड़ को ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ऐसे हमने कुछ किया तो है ही नहीं भाई, कोई तुम्हें मारेगा, तुमने कोई कांड, कुछ तो किया तो हो, कुछ किया ही नहीं, अचानक से गोलियां आने लगी। वो उस टाइम पे गोली लगी, लोग गिरने लगे, तो लोग भगदड़ मचेगी। जो पहली पंक्ति में है
उनको तो लग गई, बाकी तो लोग भागेंगे ना। अब उस भगदड़ में लोग इधर उधर भाग रहे हैं, तो जिस तरफ ज्यादा लोग भाग रहे थे ना, इन सब की डायरेक्शन कहा उस तरफ कर दो। और मान लो उधर लोग भागने लग गए ज्यादा तादाद में, तो सबकी डायरेक्शन उधर करवा के ताकि मैक्सिमम लोग मर जाएं, मैक्सिमम लोगों को मारने का टारगेट बना लिया। 10 मिनट तक लगातार 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 गोलियां चलती रही, अंधाधुंध फायरिंग थी। किसी के सर में गोली लगे, किसी के कंधे पे लगे, किसी के पेट में लगे, किसी के पैरों में लगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई मानवता इनके मन में थी। कहते हैं सबसे छोटा जो बच्चा यहाँ मरा था उसकी एज सिर्फ 6 सप्ताह की थी, 6 हफ्ते का बच्चा, यानी 1.5 महीने का बच्चा। 1.5 महीने का बच्चा है ना, अपनी गर्दन भी नहीं संभाल सकता, उसको गोद में ऐसे लेना पड़ता है, वो गर्दन से ऐसे पकड़ नहीं सकते कि वो गर्दन संभाल ले। इतना छोटा बच्चा यहाँ मारा गया था और ढेरों लोग मारे गए। इस बीच में आप सबने वो मूवीज में देखा होगा, एक कुआं था, जान बचाने के लिए कुएं में औरतें कूदने लगी, बुजुर्ग कूदने लगे, तो कहते हैं 100+ शव तो बाद में निकाले गए थे। कितने लोग उस कुएं में कूद के मर गए, और कितने लोग जब कोई रास्ता नहीं मिला दीवारों पे चढ़ने लगे। आप अगर कभी गए हैं तो आज भी यहाँ की दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था। ऐसा नहीं कि सब मरे, सब तो मर ही नहीं सकते, जिसके पैर में लग गई वो कैसे मरेगा, वो तो बच जाएगा। और ज्यादा लोग बच सकते थे, लेकिन जब ये 10 मिनट बाद इसने ये रुकवाया फायरिंग के राउंड, तो बहुत सारी लाशें और बहुत सारे लोग जिनको की गोली लग गई है, ब्लीडिंग हो रही है, बेहोश हो गए हैं, लेकिन मरे नहीं हैं, ऐसे ढेर लोगों का एक पूरा ये बाग भर गया था। अब इसके बाद जो लोग जिंदा थे कम से कम वो बच जाते अगर ये स्ट्रिक्ट ना होता, लेकिन जनरल डायर ने इस एरिया में किसी को एंटर नहीं होने दिया। ये खबर आग की तरह फैल गई कि जलियांवाला बाग में गोलियां चल गई, गोलियां चल गई, लोग मर गए। तो सोचो गांव तक भी तो पहुंची ही खबरें, गांव के लोग तुरंत भागे, जिसके घर परिवार के लोग थे। भाई मान लो 4 भाई हैं, 3 भाइयों का परिवार आ गया, चौथा भाई वहां रह गया, उसको खबर लगी कि भाई वहां माँ बाप बहन थी, वाइफ थी, बच्चे थे, भाई का परिवार था, तुरंत भागे लोग, लेकिन शहर में आ ही नहीं पाए। सोचो पूरी रात वहां पे किसी ने किसी को संभाला नहीं, कितने लोग ब्लीडिंग एक्स्ट्रा होने से मर गए, यानी जो चीज संभाली जा सकती थी, जो सिर्फ एक गुस्से के कारण शायद ये स्टेप लिया गया था, उसको बाद में भी संभालने का मौका नहीं दिया। इसमें ही एक आदमी, एक जवान लड़का जिसका नाम था उधम सिंह, सरदार उधम सिंह, आप सबने सुना होगा, वो भी इसी बाग में थे और वो भी घायल हुए थे, लेकिन वो बच गए थे। जब उनको होश आया लेट नाइट, उनकी आंखें खुली तो उन्होंने चारों तरफ बाग को देखा, ब्लड ही ब्लड चारों तरफ। भाई गोली लगेगी तो ब्लड तो निकलेगा ना, जो आदमी मर गए हैं, जिंदा हैं, ब्लड तो सब में से निकल रहा था, क्योंकि मारे तो गोलियों से थे, गोली लगते तो ब्लड निकलेगा। पूरे में चारों तरफ कोई बच्चा छोटा सा रो रहा है, कोई बेहोश हुआ पड़ा है, कोई मर गया। तो उनके मन पे ये इंसिडेंट ऐसे छाप छोड़ गया, उनको लगा कि मैं जिंदा हूं, मैं इस चीज का बदला लूंगा। उस चीज को उन्होंने अपनी आंखों में इस तरह से बसा लिया कि इसका बदला उन्होंने 21 साल बाद लिया। ये घटना थी 13 अप्रैल 1919 की। इसके बाद 1940 में, सोचो 21 साल बाद, लंदन के कैक्सटन हॉल में जाके इन्होंने दिन दहाड़े मर्डर कर दिया था, गोलियों से भून डाला था माइकल ओ डायर को। जनरल डायर तो वो था जिसने यहाँ मारा, माइकल ओ डायर वो था जिसके ऑर्डर पर ये सब हुआ था। और बाद में पता है इसने क्या किया, जब ये जनरल डायर वापस गया तो इसको फील हुआ कि मैं, अधिकारी मुझसे पूछेंगे भाई तूने किससे पूछ के किया इतना बड़ा कांड ये, तो इसने तुरंत से ना वहां से मैसेज भिजवाया और कहा कि मेरे ऊपर इंडियंस ने अटैक कर दिया था और अपने आप को बचाने के लिए मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। बाद में कहते हैं कि इसका जो, जैसे कोई आदमी जिस कुर्सी पे है उससे ऊपर जाता है, प्रमोशन होता है, इसका डिमोशन कर दिया गया, इसकी कुर्सी ऊपर से रैंक जो था नीचे कर दिया, और बहुत ज़्यादा पूरे इंडिया में इसकी और वर्ल्ड लेवल पे इसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई, निंदा हुई। बाद में इसको बुलाया गया, हाउस ऑफ कॉमन्स में इसको प्रेजेंट किया गया, तो वहाँ इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर आए और सबने कहा कि भाई बहुत ही घटिया काम किया तुमने, और क्विक डिसीजन ऐसे किससे बिना पूछे तुमने लिया, किससे तुमने डिस्कस किया। भाई तुम किसी भी बड़े रैंक पे हो, अपने से ऊपर से अधिकारी जो होता है ना उससे पूछना पड़ता है, ऐसे सरकारी किसी कामकाज में अकेले का डिसीजन मैटर नहीं करता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में बेइज्जती हुई, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गए, कहते हैं वहां लोगों ने इनकी तारीफें की कि भाई बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया। ये बात बाहर तक पहुंची, बाहर से फिर प्रेशर आया कि भाई ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या कर रहा है, गलत काम को प्रमोट कर रहा है, कल को और कोई जाके करेगा। फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस बात के लिए माफी मांगी, गलती मानी कि नहीं हमने गलत किया और इसने जो भी किया वो गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मानवता की किसी भी इतिहास को उठा के पढ़े, इतना घटिया इंसिडेंट, किसी ने 1 सेकेंड में डिसीजन लेके कितने लोगों के घर परिवार सब तबाह कर दिए।
अंग्रेजों को यहाँ फील हुआ कि हमने गलती की, हमारे आदमी ने, तो फॉर्मेलिटी के लिए एक कमीशन आया, एक आयोग आया, हंटर आयोग। हंटर आयोग ने झूठी मूठी लीपापोती करके लिख दिया कि भाई उस आदमी ने जो किया गलत किया, लेकिन उसने अपने देश प्रेम के चलते ऐसा किया। जैसे होता है ना भाई, नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव प्रेजेंट कर दिया। और इसके अलावा फिर ज़्यादा कुछ ये भी नहीं लिखा कि इतने लोग मरे, बोले हाँ इसमें 300-400 लोग मरे हैं। रियलिटी ये बताते हैं लगभग 1,500 लोग मारे गए थे। 1,500 लोग, बहुत बड़ा आंकड़ा है। इमेजिन करो कितने घर बर्बाद हुए होंगे। और इसी को हिस्ट्री में नाम दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस हत्याकांड का इतना असर पड़ा लोगों के दिमागों पर कि बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी कि मुझे अंग्रेजों की दी हुई उपाधि नहीं चाहिए जब मेरे देश के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। उस टाइम खैर उनकी तो उम्र ज्यादा थी। भगत सिंह की उम्र कितनी कम रही होगी, 1907 में जन्मे थे। 1907 में जन्मा लड़का 1919 के इस कांड से, यानी कितने साल का, 12 साल का एक बच्चा, इतना प्रभावित हुआ, इतना ज्यादा उसके मन में ये बात बैठ गई कि वो अपने स्कूल से पैदल पैदल कई मील, मतलब कई किलोमीटर मान लीजिए का डिस्टेंस था, साधन होते नहीं थे, पैदल पैदल जलियांवाला बाग में गए कुछ दिन बाद। और वहां जाके उन्होंने वो मिट्टी, आपने मूवीज में अगर देखा हो, एक बॉटल में वो मिट्टी जो खून से सनी हुई थी वो उठा उठा के इस बॉटल में भरी और उसको फिर माथे से लगाया, अपने घर लेकर आए। यानी मैं हमेशा याद रखूंगा कि इस बाग में मेरे देशवासियों के साथ क्या हुआ। इस चीज ने आगे तक लोगों को कहीं ना कहीं एक मन को जिंदा रखा कि हमें अंग्रेजों से इस चीज का बदला लेना है। और बदले के रूप में 1940 में सरदार ऊधम सिंह ने कैक्सटन हॉल में दिन दहाड़े जाके जो स्पीच दे रहे थे अंग्रेज, जिनकी की वाहवाही बहुत की गई थी, उनका मर्डर कर दिया। जिस आदमी ने गोलियां चलवाई थी वहां जाके, जिसका नाम था जनरल डायर, 1927 में बहुत बीमार हुआ, बहुत भयानक भयानक बीमारियां उसको हो गई, इतने लोगों का नुकसान किया, वो कहीं ना कहीं बद्दुआएं तो लगती हैं, वो उनकी डेथ हो गई। तो वो जिसने 19 में जाके वहां गोलियां चलवाई वो तो 27 में मारा, लेकिन जिस आदमी के ऑर्डर्स पे ये सब हुआ था, जो जिसने कहा था कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, उसका मर्डर किया 1940 में सरदार ऊधम सिंह ने, लंदन में जाके कैक्सटन हॉल में। तो ये कहानी है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो सच में हर स्टूडेंट तक, हर बच्चे तक, हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये जो आज़ादी आपको मिली है इसका बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक सफरर जो लोग रहे हैं वो हिस्ट्री के वही लोग थे जिनके साथ इस तरह की घटनाएं घटी थी। चलिए, इस टॉपिक पे हमने बात की। आईसीएस कोचिंग सेंटर में हरियाणा ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का बैच चला हुआ है 8:30 बजे। अब उसमें क्लास रहेगी, आज वाली क्लास पेड़ में हाथ से, चलो तो कल तक की उसकी क्लासेस हमने प्रोवाइड कराई थी, वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट थी। उसमें आप एक तरह से डेमो देख सकते थे क्लास कैसे पढ़नी है। ये बैच चल रहा है स्पेशल फोकस करके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। इसमें हिस्ट्री का पूरा जो मॉडर्न वाला पार्ट है ये कंप्लीट कराया जाएगा। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत हम मानते हैं जब ये कंपनीज भारत आई थी, पीडी, ईडीएफ, ये 5 कंपनी जिन्होंने भारत से व्यापार करने से शुरुआत की थी और फिर कैसे जाके आगे जाके चीज़ें बदली और किस तरीके से व्यापार के साथ ये अधिकार इन्होंने भारत पे जमा लिया। यहाँ से स्टार्ट करके ये पहली कंपनी 1498 और फिर हम इसमें पढ़ते हैं 1948 तक का सफ़र, जब तक कि गांधी जिंदा थे और गांधी भारत की आज़ादी के सामने, उनके सामने ही सारी घटनाएं हुई। तो ये सारा इतिहास कहलाता है आधुनिक भारत। इसका स्पेशल बैच चल रहा है हमारे ही एप्लीकेशन पर। ये स्पेशल इसी के लिए है, मॉडर्न के लिए ही। हमारे एप्लीकेशन का नाम है आईसीएस कोचिंग सेंटर ऐप, कोचिंग सेंटर ऐप। इस एप्लीकेशन पे आप ये जाके बैच जो है, अब ये पेड में आ गया है, इसकी फ़ी रखी गई है 249 रुपीज़। किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट है तो वो इसको ले सकता है। इसकी 3 क्लासेस आप जाएंगे आईसीएस कोचिंग सेंटर, आप प्ले स्टोर पे जाके अपने इस पे जब लेंगे, अपने खोलेंगे इसकी क्लासेस को, तो आपको 3 क्लासेस इसमें स्टार्टिंग की, जिसमें पूरा ये पीडीईडीएफ को मैंने समझाया, ये आपको मिल जाएंगी। कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है तो मैं आपको नंबर दे देती हूँ, 98-1296-96, ये नंबर है, इस पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। एक और नंबर है 90-53-6800, एक और नंबर है 90-53-20
40। ये ICS कोचिंग सेंटर हेडक्वार्टर सोनीपत का नंबर है। इस पे आप जानकारी ले सकते हैं। इन दोनों पे आप ऐप से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। एप्लीकेशन पे पूरे साल के बैचेस भी हैं, जो लाइव क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डेड भी हैं, और स्पेशल बैचेस अब तक हमने स्टार्ट नहीं किए थे। ये पहला एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें हिस्ट्री का बैच मेरा है। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कराई जाएगी, और मॉडर्न हिस्ट्री मैंने आपको बता ही दिया, 249 इसके चार्जेस हैं। हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए खास है। CET के ऊपर जो पंगेबाजी यहाँ चल रही थी, उसमें अब कल जो है उसकी लिखित में हाई कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी आ गई है। आप सब लोगों ने पढ़ी ली होगी, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है। वैसे मेरे ख्याल को ऐसा होगा नहीं जिसने पेपर दिया और ना पढ़ा हो, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। CET के अंडर जितने पेपर हुए थे, बहुत सारे बच्चे जॉब में आ गए थे, उन सब की जॉब के ऊपर फिर से एक क्वेश्चन मार्क है, और 99% ये मान के चलना दोबारा से पेपर होगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं अभी हाल फिलहाल में, जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी, इन सब का पेपर होगा दोबारा से। और 56-57 का तो कोई दो राय है ही नहीं कि ये तो पेपर होगा ही होगा। तो अपनी तैयारी, जिन बच्चों ने 56-57 का पेपर अच्छा दिया था, वो तैयारी अपनी दोबारा से स्टार्ट कर दो। और हाथ पे हाथ रख के बैठने का टाइम बिल्कुल नहीं है। आज जो रिजल्ट रहा है इलेक्शन का, उस रिजल्ट्स में एक बहुत अच्छी बात थी, मैंने सुबह भी क्लास में कहा, मैं काफ़ी दिनों से कह रही थी, विपक्ष अगर ताकतवर होगा तो सत्ता को काम करने के लिए मजबूर करके रखेगा। किसी भी देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, जितने सत्ताधारी ताकतवर हो ना, विपक्ष ऐसा नहीं होना चाहिए कि गायब हो जाए। जैसे पिछले 10 सालों से देश में विपक्ष के नाम पे कोई था ही नहीं। ऑपोजिशन लीडर में वैकेंट लिखा होता था गूगल पर भी। ये अच्छी बात है कि इस बार कांटे की टक्कर रही। अब जो सरकार बन भी रही है ना, उस सरकार को भी दिखेगा कि मेरे पीछे पीछे आके खड़े हो गए हैं। अब अगर मैंने काम नहीं किया तो फिर अगले इलेक्शन में हमारा पत्ता साफ हो जाएगा। जब तक सरकार के ऊपर थोड़ा सा डर दबाव नहीं होगा ना, तब तक सरकारें काम नहीं करती, ये एक फैक्ट है। तो बहुत अच्छी बात है कि इस बार 10 साल बाद हमारे देश में विपक्ष की जगह पे लोग आके बैठ पाएंगे। अदरवाइज विपक्ष की कुर्सी पिछले 10 साल से खाली थी। इसी कारण जब ऐसी कंडीशंस होती है ना, तो फिर एक ही पार्टी सर्वे सर्वा बनने की कोशिश करती है। तो सबसे बढ़िया सरकार होती है जहां एक तो डेमोक्रेटिक कंट्री में एक तो सरकारें अदलती बदलती रहें, वो फायदा होता है, और दूसरा जो भी सत्ता में आए, जो भी पोजीशन जिसकी स्ट्रांग हो, उसके सिर पे हमेशा ये रहे कि मेरे पीछे पीछे ही विपक्षी भी हैं। क्योंकि विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक सत्ता का डर नहीं होगा, और सत्ता अगर डरेगी नहीं तो फिर वो अपनी मर्जी के काम करती रहेगी। अगर सत्ता के ऊपर हमेशा ये रहेगा कि विपक्षी ताकतवर ना बन जाए, तो वो जनता जो चाहती है वो करेगी, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही सर्वे सर्वा है। इस बार के इलेक्शन में बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष मजबूती से आगे बढ़ा। जीता कौन, हारा कौन, ये तो बात की बातें हैं। पहली बात है कि क्या हमारे पास अगले 5 साल तक अपनी बात रखने के लिए विपक्षी हैं? तो अब हम कह सकते हैं हाँ, अब विपक्षी हैं। अब विपक्षी जनता की बात को बार बार क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में जब जब सत्र होंगे वहां उठाएंगे, तो अच्छी तो बात है। इसीलिए जरूरी है डेमोक्रेटिक कंट्री में, जीते हारे कोई भी, लेकिन विपक्ष जरूर बनना चाहिए। चलो, तो अब ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो हरियाणा के स्पेशल बात हो रही है, ये इन स्टूडेंट्स के लिए इनको तैयारी करनी पड़ेगी। 56-57 के पास कोई ऑप्शन नहीं है, पेपर होगा। अब MLA के इलेक्शन है हरियाणा में। MLA के इलेक्शन का फायदा क्या होगा? MP में बराबरी पर कांटे की टक्कर हो गई। 5-5 10 सीट थी हरियाणा से, 5 बीजेपी ले गई, 5 कांग्रेस। बहुत अच्छी बात है। अब जो हरियाणा में अगर पार्टी चाहती है कि हम आए, तो उनको हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए काम करना पड़ेगा। अगर वो हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए काम नहीं करेंगे तो हरियाणा की वोट ही नहीं मिलेंगी। ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि अब उम्मीद कर सकते हैं कि जो सरकार प्रेजेंट में बैठी है उसके ऊपर भी एक दबाव आएगा कि भैया काम करके दिखाओ। जैसे 5 रह गई, ऐसे कहीं 90 में से फिर घटके, पिछली बार 40 थी, अगर काम नहीं किया तो वो 40 से भी घटके कम हो जाएंगी। अब सरकार के ऊपर अपने आप दबाव बन जाएगा। इसका फायदा स्टूडेंट्स को मिलेगा। अच्छी बात है। जो बेचारे लग गए थे उनको भी हटाने की कगार पर ले आए हैं, तो उनकी भी तो सोचे ना परिस्थिति कैसी घरों में क्रिएट हो गई है। तो अब जो बच्चे 56-57 के हैं, जी तोड़ मेहनत कर दो। तुम पहले भी बहुत मेहनती थे, 3-3.5 साल से तुम मेहनत कर रहे थे, पर बेटा अब दोबारा से एक बार वापस से मेहनत करनी पड़ेगी। इन बच्चों के लिए हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन पे क्रैश कोर्स चलाया है, जिसमें कि हम स्पीड से
इस क्रैश कोर्स में सिलेबस पूरा करा रहे हैं और इसमें डेली क्लासेस लग रही हैं, इंग्लिश की, रीजनिंग की, साइंस की, हरियाणा जीके की। कल पहली क्लास थी, इंट्रोडक्शन था, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज मैथ्स की क्लास भी रहेगी। तो ये सब्जेक्ट स्पीड से पूरे करेंगे। जब लोग बैठे फालतू की बातें कर रहे हैं, अब बिना बात की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तब पढ़ने वाले बच्चे को सबसे कट के अपने पढ़ाई पे दोबारा आ जाना चाहिए। पेपर 100% होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बस ये मुद्दा है कि कौन पढ़ेगा और कौन छोड़ देगा। साल भर हो गया पढ़े हुए, अगस्त के बाद से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उनका पेपर अच्छा गया था और सरकार का कहना था बिल्कुल चौड़े होके कि हम पेपर रद्द नहीं करेंगे। कोर्ट ने पेपर रद्द करा दिया। अब सरकार कुछ नहीं कर सकती, अब सरकार को पेपर लेना पड़ेगा क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो कोई करेगा नहीं। तो हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए ये क्रैश कोर्स है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसकी जानकारी ले सकते हैं इन नंबरों पर जो मैंने अभी लिखे थे। ये नंबर है, ये स्पेशल सिर्फ हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हरियाणा जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और साइंस पे फोकस रखेंगे थोड़ा सा ज्यादा। और समय मिल गया, अगर पेपर थोड़ा सा खिंच गया, बहुत ज्यादा नहीं खिंचेगा क्योंकि सरकार अब आज जो होगा ना, आज और कल, अब 1-2 दिन में आप देखेंगे हरियाणा में एमएलए को भी एक्टिव कर दिया जाएगा क्योंकि अगले 2-3 महीने के अंदर इलेक्शन है। और जो बयार अब चली है, जो अब हवा चली है, उसने दोनों को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। यानी बीजेपी को टिकना है अगर हरियाणा में, तो बीजेपी को काम करके दिखाना पड़ेगा, वरना बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस भी ये देखेगी कि भैया हमें वोट कैसे मिले। आधे आधे पर हैं, आधे से ऊपर जाने की कोशिश तो हर आदमी करता है। वो आधे से ऊपर जाने के लिए देखेगी कहाँ कमजोरी, उस कमजोरी को वो लोगों को लौटा के कि मैं हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, इसका फायदा उठाएगी। कुछ भी करें बेटा, राजनीति है, राजनीति की सोच वहां से शुरू होती है जहां आप और मैं सोचना खत्म कर देते हैं। हमें इनके पंगेबाजी कभी समझ में नहीं आएगी। ये बाहर लड़ते हैं, आमने सामने सब एक जैसे होते हैं, देखने में स्टेज पे लगता है लड़ते हैं, लेकिन फिर आपस में देखेंगे तो इनके बहुत बढ़िया भाईचारे और दोस्ती के संबंध होते हैं। तो इसीलिए मैं क्लास में भी ये कहती हूँ, किसी के साथ आपस के रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। कोई आए कोई जाए, ये नियम है। डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई एक अकेला राज नहीं करेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी। हमारा फायदा किसमें? जो हमारे हक की बात करें, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे बात करें। तो हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा ऑप्शन है। उन्हें चाहिए कि अब सरकार जो ये सीटें जो आ रही है ना, इसका फायदा उठा लें, खूब पढ़ के और अपनी नौकरी ले जाएं। तो ये जिसका इंटरेस्ट है क्रैश कोर्स में, वो इसको ज्वाइन कर सकता है। इसमें आज मेरी हरियाणा जीके की भी क्लास रहेगी, उसको आज फ्री करा देंगे एप्लीकेशन पे, आज वो फ्री में डाल देना, ठीक है? तो हाँ, तो आप जाके जो हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं जिनकी इच्छा है पढ़ने की, वो ICS कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद प्ले स्टोर पे जाके, और उसके बाद वहाँ आपको सेक्शन, जैसे ही आप पहुँचेंगे ना, आपको सेक्शन दिख जाएगा, उसमें 2-3 क्लासेस फ्री, 3 दिन हो गए हैं, आज शायद तीसरा दिन था। ये क्लासेस लगातार फ्री चल रही हैं, तो सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही। अच्छा, क्विज का रिजल्ट कहाँ है? क्विज का रिजल्ट मिनिमाइज। एक क्विज अभी हुई थी, क्विज का तीसरा हफ्ता था ये। इस क्विज में हमारे जो स्टूडेंट्स, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है बेटा। इसमें पढ़ाई के साथ कमाई, ये इसकी टैगलाइन है। और इसमें स्टूडेंट्स को जो भी हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि स्टूडेंट मतलब पढ़ने वाले, कोई भी लेडी, कोई भी बुजुर्ग आदमी, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। जो सबसे कम समय में सबसे सही उत्तर देगा, फर्स्ट इनाम है इसका 1100 रुपये, उसके बाद इनाम है 500 रुपये, उसके बाद है 250 रुपये। तो देखते हैं आज फर्स्ट नंबर पे कौन है। ये देखो, ये स्टूडेंट है हमारी हिमांशी बाल्यान, है सोनीपत से, हरियाणा से। इसका फर्स्ट रैंक है, 1100 रुपये की हकदार है हिमांशी बाल्यान। यशवंत है भादरा, हरियाणा से। यशवंत सेकंड प्राइज यानी 500 रुपए के विनर हैं ये। ऋतु है कैथल, हरियाणा से। तो ये 3 हैं जिन्होंने आज सबसे जल्दी सबसे सही आंसर्स दिए। 7 बजे हर ट्यूसडे को हम क्विज रखते हैं, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आज हिमांशी सोनीपत से ये 1100 रुपये इनको आज इनाम में मिलेंगे। यशवंत भादरा से इनको 500 रुपये और ऋतु कैथल से इनको मिलेंगे 250 रुपये। ये बेटा इसलिए रखी गई है ताकि तुम लोग भी टाइम टू टाइम अपनी जजमेंट कर पाओ कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी तैयारी कैसी है। इसके लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करनी, तैयारी आप कर ही रखे हैं भाई, आप बैठे ही हैं तैयारी कर रहे हैं। एक क्विज खोली और वो अटेम्प्ट कर दी, क्या पता किसका नाम आ जाए। अब ये बैठे बैठे इनको, हिमांशी को थोड़ी पता था आज मेरे 1100 रुपये पक्के हो गए। आज हिमांशी के 1100 रुपये हो गए, यशवंत के और ऋतु के 250 और 500 रुपये हो गए। चलिए आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहो, खुश रहो। और बेटा ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पढ़ाई की भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, कोई बात नहीं, टाइम टाइम की बात है। मेहनत करते रहो, आज नहीं तो कल रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू, गुड नाइट।